ये फिर एक बरसती हुई रात है और मैं सफर में हूँ। मेरे सिवा कंपार्टमेंट में और कोई नहीं, लेकिन उस सामने वाली बर्थ पर मेरी एक सुहानी याद फिर करवट बदल रही है और मेहंदी से रचा हुआ वही हसीन पाँव मुझे आज भी बार बार डस रहा है। ये क्या है? इस कैफियत का नाम क्या है? चले आओ जी, चले आओ जी, चले आओ मौजों का लेकर सहारा हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। कोई बता दे दिल है जहाँ क्यों होता है दर्द वहाँ। तीर चला के ये तो न पूछो दिल है कहाँ और दर्द कहाँ। कोई बता दे दिल है जहाँ क्यों होता है दर्द वहाँ। तीर चला के ये तो न पूछो दिल है कहाँ और दर्द कहाँ। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना। जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। वो राह अगर तूने तू राह दिखा देना। परदेस में राही को मंजिल का पता देना। वो रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे मेरा कसूर क्या है तुमको क्या सुना दे। रुक जा रात ठहर जा रे चंदा बिना मिलन की बेला। आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला। रुक जा रात ठहर जा रे चंदा। कोई प्यार की देखे जादूगरी गुलफाम को मिल गए सब्ज़ परी। कोई प्यार की देखे जादूगरी गुलफाम को मिल गए सब्ज़ परी। ज्योति कलश छलके ज्योति कलश छलके ज्योति कलश छलके ज्योति कलश छलके। कभी तो मिलेगी कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही। बहारों की मंजिल राही। चांद तन्हा है आसमां तन्हा दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा। मीना कुमारी का जो जन्म हुआ वो बड़े अजीब व गरीब हालात थे उनके घर के। उनके बाप जो थे मास्टर अली बख्श, वो एक म्यूजिशियन थे और बहुत अच्छे हालात नहीं थे, माली हालात, इकोनॉमिकल हालात में। तो उनकी जो बीवी थी इकबाल बेगम, उनके यहाँ 2 लड़कियाँ पहले पैदा हो चुकी थी, खुर्शीद और मधु। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि अब उनके यहाँ बेटा पैदा हो और ये उम्मीद भी थी उनको कि अब बेटा ही होगा, बहुत यकीन सा था उनको। लेकिन इत्तेफाक से फिर वो तीसरे बच्चे की पैदाइश हुई, वो भी बेटी हुई। तो उनको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी बचपन से ही। यानी ये बड़ी अजीब बात है कि माँ को ही बेटी में दिलचस्पी ना हो, ये है भी गैर फितरी बात, लेकिन थी वो, क्योंकि उनको ख्वाहिश थी बेटे की। तो इसलिए पैदाइश के बाद से ही, फौरन बाद से ही वो उस निगलेशन क्या कहते हैं, वो निगलेक्ट की गई और उससे महरूम रही जो उनको माँ की तरफ से प्यार मिलना चाहिए था। और
और ये काफ़ी टाइम तक उनके साथ चलता रहा। और उनका बचपन जो था वो तकरीबन तमाम किस्म की महरूमियों में ही, यानी उनके पास खिलौने नहीं थे खेलने के लिए। वो उनके घर के आगे थोड़ा सा जो आंगन था वहाँ से कंकर पत्थर उठा के वो नौशाद साहब के घर पर फेंक दिया करती थी, वो उनका खेल था। तो ये एक बहुत बड़ी महरूमी थी। तो वो उनकी ज़िंदगी पर वो जो असरात थे बचपन की महरूमियों के, वो मरते दम तक कायम रहे उनके। दरअसल जो कह रहे हैं अमरोही साहब, वो बात है पिता का प्यार उनको मिला था और पिता के लिए वो शुरुआत में दोनों चीज़ों को मुहैया कराती हैं। पैसा भी मुहैया कराती हैं घर के लिए, और वो नाम जो उनके पिता फिल्मी दुनिया में पैदा करना चाहते थे अपने लिए, वह नाम पैदा करने का भी जरिया बनती है। और इसलिए हो सकता है वो अपने पिता के ज़्यादा करीब रही हों। और इसीलिए जब पिता ने घर से निकाल दिया, उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही भावुक सा खत लिखा था अपने पिता को। मैं उनके जीवनीकारों को वह खत मिला नहीं, या उस खत में क्या लिखा था, वह खत अपने आप में एक पढ़ने की चीज़ होती है। बाद में जब कमाल साहब से शादी के बाद उनको घर से निकाल दिया। अमर फिल्म की शूटिंग जब शुरू हो गई थी और थोड़ी सी शूटिंग उसकी कर भी ली थी मीना कुमारी ने, उस वक्त कमाल साहब दायरा बना रहे थे। तो दायरा मीना जी करना चाहती थी क्योंकि कमाल साहब से उनको मोहब्बत हो गई। मास्टर अली बख्श को जब ये पता चला तो उन्होंने सख्त हिदायत दी कि अगर आपने ये फिल्म छोड़ी या आपने कमाल साहब की फिल्म की तो फिर इस घर में आने की ज़रूरत नहीं है। और शायद उस दिन वो सीधी कमाल साहब के सेट पे, दायरा के सेट पे चली गई थी। पूछते हो तो सुनो कैसे बसर होती है, रात खैरात की सदक़े की सहर होती है। पहली फिल्म फरजंदे वतन में पता नहीं इनका नाम शायद मजहबी ही था, बच्चों का बेबी मीना दूसरी फिल्म से, अच्छा, बच्चों का खेल से आया। और उसमें जब भी ये शुरुआती जो इनकी फिल्में हैं, ज़्यादातर वो पौराणिक और जो इस तरह की फिल्में बनती थी, वीर घटोत्कच, इस तरह की फिल्में काफ़ी आई थी इनकी। जो पहली जिसको फिल्म हिट फिल्म जो है वो बैजू बावरा ही थी इनकी। और उससे पहले भी जो फिल्में काम मिल रहा था इनको, लेकिन पहचान नहीं थी। और पहचान तो बैजू बावरा से ही मिली, और बैजू बावरा ऐसी कि पहला फिल्म फेयर अवार्ड एक्ट्रेस को मिलने वाला उनको नसीब हुआ उन्हीं के पास। और बैजू बावरा में मिलना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बैजू बावरा एक पुरुष प्रधान फिल्म थी, उसमें एक एक्ट्रेस को फिल्म फेयर अवार्ड मिल रहा है काम के लिए। पूरी तरह से वो फिल्म बैजू के रोड के इर्द गिर्द है, लेकिन ऐसी फिल्म में अपनी पहचान छोड़ जाना, मीना कुमारी ने उस वक्त बहुत कम उम्र थी उनकी, और इसलिए वो इतनी जल्दी एक अदाकारा के रूप में मशहूर हुई। आज भी हिंदी सिनेमा में सुंदरता की प्रतीक अगर मधुबाला है तो एक्टिंग का नाम लेते ही सबके ज़बान पर मीना कुमारी का नाम आता है। तो वो बैजू बावरा से उनकी एक्टिंग के चर्चे शुरू होते हैं। उससे पहले एक्टिंग को लेकर उनके पास करने के लिए भी कुछ खास नहीं था और कोई चर्चा नहीं। तो ये है कि जैसे बताया, जो पढ़ा है, जो नेट पे है या जो विनोद मेहता जी किताब में है, तो एक चीज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है वो समझना उस बात को। दूसरी बात ये है कि जैसे जिक्र कर रहे हैं कि 6 साल की उम्र में, बल्कि उससे पहले 5 साल की उम्र ही में ही काम शुरू हुआ, और कहीं जिक्र है, उन्होंने खुद लिखा है कि मैं स्कूल जाना चाहती थी या बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। और जो हम हैप्पी चाइल्डहुड की जो बात करते हैं, और क्योंकि बचपन जो है सिर्फ घर की 4 दीवारी में नहीं है, हम जानते हैं कि एक स्कूल में है, और आप समझ सकते हैं कि हम सबके साथ अगर स्कूल का एनवायरनमेंट ना हो तो हम कैसे हो सकते थे। अपने आप पर आप अपने आप को समझें इस बात को, तो हम समझ सकते हैं कि इसका गहरा प्रभाव है। और इसीलिए कहा जाता है और कि इस पर अध्ययन भी हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ, एक टर्म है जो हम, क्योंकि साइकोलॉजी साइकियाट्री में कहते हैं, जो कि इसकी पूरी स्टडी यूएस में हो रही है, जैसे एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, कुछ जानते होंगे, नेट पे है। एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस का मतलब है कि
कि बचपन में अगर आपके साथ कुछ चीज़ें जो हैं जैसे निगलेक्ट है या कोई भी अब्यूज़ हुआ है या किसी ने कुछ आपके साथ गलत किया है, उसका प्रभाव जो है जीवन में बहुत ज़्यादा होता है। अब ज़्यादा का मतलब ये है कि उसको मानसिक बीमारियां तो हो ही सकती हैं और वो अलग अलग किस्म की हो सकती हैं, जैसे हम कह सकते हैं डिप्रेशन या अलग अलग, ना सिर्फ मानसिक बस शारीरिक भी, जैसे उदाहरण के तौर पे इवन हार्ट डिजीज, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की बात कर रहा हूँ, वो अगर बचपन में हो तो उसका प्रभाव जो है जीवन में आगे जाके भी होता है। अब चूंकि आप समझ सकते हैं कि अबंडेंट चाइल्ड है, स्कूल नहीं हुआ, काम करना पड़ा, और ये है कि काम करना ज़रूरी था उनके लिए, और चूंकि घर उससे चलता था तो एक चाइल्ड आर्टिस्ट होने के नाते क्योंकि वो काम करती थी तो वो उस चीज़ का अभाव था और उसी को लेकर उसका अफेक्ट हुआ। और मैं जरूर बताऊंगा कि ये जो एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस में क्या क्या इसके अफेक्ट हो सकते हैं, ये मतलब आप समझ सकते हैं पूरा केस स्टडी है यार मीना कुमारी जी। उससे क्या हो सकता है कि एक तो आपका हाई रिस्क बिहेवियर आ सकता है आपके। अली बख्श साहब जो भी स्टेज आर्टिस्ट थे वो भी अनसक्सेसफुल थे, ही वाज नॉट दैट सक्सेसफुल, इवन शायद मदर भी स्टेज आर्टिस्ट थी कुछ हद, या तो ये कहीं पे है। तो आप देखिए अक्सर क्या होता है, जैसे आपने देखो फादर अगर डॉक्टर नहीं बन पाए तो बच्चे को चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, या इस तरह से अनफुलफिल्ड डिजायर्स जो होते हैं अपने बच्चे ऊपर डालना चाहते हैं। तो और उनको शायद फादर को खुशी भी थी कि वो अच्छी एक्ट्रेस हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें अगर बचपन के दौर को देखें हम तो वो काफ़ी ट्रॉमेटिक था और उसका अफेक्ट भी उनको हुआ, और चूंकि ये ऐसे होता है तो उसके ना सिर्फ बीमारियां बट आपको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे भी अफेक्ट पड़ता है। आपके रिलेशनशिप आप देखें कि इनके साथ भी ऐसा हुआ, एक ट्रस्ट नहीं कर पाते क्योंकि आपके साथ अगर खराब हुआ, आप समझ सकते हैं कि अगर आपको एक सिक्योर अटैच, एक साइकोलॉजी में टर्म है जिसको हम कहते हैं अटैचमेंट थ्योरी, डिपेंडेंट होता है आपका प्राइमरी केयर गिवर के साथ कैसा रिलेशनशिप रहा है, आपका अटैचमेंट कैसा रहा है, इमोशनल अटैचमेंट। तो हम समझ सकते हैं कि सारी चीज़ों को अगर हम एनालाइज करें तो जो उनका सब्सिक्वेंट बिहेवियर था वो काफ़ी हद तक समझ सकते हैं उनके चाइल्डहुड को लेकर, उनकी ट्रॉमा को लेकर, उनकी अभाव को लेकर जो होना चाहिए था, जैसे बताया कि बच्चों के जो खेल होने चाहिए थे वो नहीं थे, तो उसका अफेक्ट डेफिनेटली हुआ है। लेकिन अंत में यही कहूँगा कि हालांकि कुछ लोग, एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, कहने का मतलब है आपकी कमियों को आप उसको उतना आप उसको उल्टा कर देते हो कि आप उसके आगे एक्सेल करते हो अपनी लाइफ में। पहली बार शूटिंग पे गई तो विजय भट्ट साहब थे जी, तो उन्होंने बहुत खुश होके उनके काम से और शायद 25 रुपये दिए इनाम में। बहुत खुश हुई, बाप की गोद में चढ़ गई, और जब वो घर लेकर आए तो वो गोद में ही थी, उनके दरवाजे से ले लिया और गोद में। तो उन्होंने बीवी को बताया बहुत खुश हो गए कि भाई आज इनको 25 रुपये इनाम में मिले हैं, ये शूटिंग करके आएंगे। तो बजाय इसके कि वो खुश होती, वो इतनी उनसे नाराज़ थी कि उन्होंने उल्टा उनको डांटा कि चल हट कम वक्त का गोद में चढ़ी रहती है, और बहुत इतनी बड़ी हो गई बाप के गोद में चढ़ी गई है। उससे उनको कोई खुशी नहीं हुई कि इसको इनाम मिला है या बच्ची ने इतना अच्छा काम किया है, ये बच्ची इतनी टैलेंटेड है, बल्कि उसको उल्टा डांटा हुआ है। तो इस वाक़े से अंदाज़ा होता है कि उनका माँ का बिहेवियर उस बच्ची के साथ कैसा था।
हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। आपका एक हमसफर। बुझ रहे हैं ये चिराग, बुझ रहे हैं मेरे साथ जलते जलते, मेरे साथ जलते जलते ये चिराग बुझ रहे हैं। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। क्वीन के तौर पर ही जानी जाती हैं, लेकिन उनके जो हल्के फुल्के रोल हैं वो भी उतने ही अच्छे रहे हैं। आप पहली जो 2 फिल्में जिनके लिए उनको लगातार फिल्म फेयर अवार्ड मिलते हैं, बैजू बावरा और परिणीता, इनमें देखें तो शुरुआत में वो बहुत ही चुलबुली और बहुत ही खिलंदड़ किस्म की लड़की का रोल करती है, जो बाद में जीवन की मुश्किलों के थपेड़े में आकर के उसके साथ काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। तो ये दोनों पक्ष उसमें आते हैं और इसलिए भी उनकी एक्टिंग को सराहा जाता है इन दोनों फिल्मों में, क्योंकि उन्होंने दोनों तरह के किरदार बखूबी निभाए थे इन दोनों में। बाद में भी अगर आप देखें तो ये बड़ा अजीब सा संयोग है कि ट्रेजेडी क्वीन और ट्रेजेडी किंग ने मिल करके 2 बहुत ही कॉमेडी फिल्म और बहुत ही स्टंट टाइप की फिल्मों में काम किया, आज़ाद और कोहिनूर। और दिलीप कुमार के लिए वो एक थेरेपी थी, लेकिन इनके लिए वो थेरेपी नहीं थी, क्योंकि ये शुरू से उस तरह के रोल करती आ रही थी और लगातार इनका वो बैलेंस बना हुआ था। ये बात अलग है कि ट्रेजेडी के जो रोल जितनी खूबी से ये निभाती थी, उसने इनको पर्याय बना दिया ट्रेजेडी का, और इतना पर्याय कि मीना कुमारी आज एक एडजेक्टिव बन चुका है। जो उनके रोल हैं उसका रेंज देखिए, आप चित्रलेखा देख लीजिए, जो उस तरह से ट्रेजेडी और कॉमेडी के श्रेणी में नहीं है। वो एक ऐसी फिल्म है जिसको पोलेमिकल फिल्म है, जो बहस करती है, जो दर्शन, एक फिलोसॉफिकल फिल्म है, उसमें भी जिस तरह से वो अपनी बात कहती है। और लेकिन उनको ट्रेजेडी क्वीन इसलिए कहा जाता है कि एक ज़माने में उनकी शुरुआत से देखें कि भारतीय औरत की ज़िंदगी में जो दिक्कतें हैं, जो पीड़ाएं हैं, जो कष्ट हैं, जो कमियां हैं, उनको मीना कुमारी द्वारा निभाए गए किरदारों में ज़्यादा अच्छी तरह से और ज़्यादा वो खुलकर सामने आते हैं। जो उपेक्षा है, जो शोषण है, जो उसको प्रेम से उसको वंचित रहना पड़ता है, ये जो तमाम चीज़ें, उसके काम को कभी सराहा नहीं जाता है। उनके तमाम किरदार, वो प्रेम से भरी हुई है, अपना प्रेम देने के लिए बेताब है, लेकिन उसके प्रेम को कोई उसकी कदर करने वाला कोई नहीं है। ये उनके किरदारों में आता है, जिसको लेकर के एक तरह से वो भारतीय नारी के दुख को सिनेमा के पर्दे पर लाने में सबसे ज़्यादा सफल होती हैं, इसलिए ट्रेजेडी क्वीन वो कहलाती हैं। हालांकि आप देखेंगे तो बहुत सारी हीरोइनें हैं जिन्होंने इस तरह के ट्रेजेडी वाले रोल किए हैं। शादी हो गई, एक दिन उन्होंने तय किया कि मैं नहीं जाऊंगी अपने घर और कमाल साहब के साथ। अब बात जब कमाल साहब के साथ उनके रिश्ते की आती, पहली बात तो इंडस्ट्री को बड़ा धक्का लगा ये जान के कि साहब मीना जी ने शादी की तो कमाल साहब से कर ली। ऑलरेडी मैरिड थे, वो उम्र में 15 साल उनसे बड़े हैं, ये तमाम चीज़ें। फिर शादी उन्होंने काफ़ी दिनों तक छुपाए रखी, और कमाल साहब हर चीज़ के बावजूद, जिसे कहना चाहिए थोड़े से जिस बैकग्राउंड से वो आते थे, तो वहाँ आज़ादी और इस तरह की बातें कि सिनेमा शायद ये भी था कि तुम फिल्मों में काम नहीं करोगी या ऐसा कुछ। ज़रा बताएं ये सब जिससे झगड़ा, जहाँ जिसे कहते हैं कि मतभेद, डिफरेंसेस शुरू होते हैं।
कमल साहब से जब शादी हुई है इनकी तो 2-3 बातें आपस में इन्होंने तय की थी कि जो फिल्में आपकी फ्लोर पर हैं, जिनमें काम चल रहा है, आधी अधूरी है, वो फिल्में आप पूरी करेंगी, उसके बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी। ये दोनों में तय हुआ था कि नहीं करेंगी। लेकिन कमाल साहब के बकौल उनके कि जब वो उनको कामयाबी मिल गई और वो बड़ी हीरोइन बन गई तो उन्होंने फिर इसको जारी रखना चाहा कि मैं फिल्मों में काम। उसके बाद ही मेरे ख्याल से वो दायरा वगैरह उन्होंने की है शादी के बाद। जी, दायरा तभी की फिल्म है, लेकिन एक बदलाव भी आ गया। शादी इधर होती है, उधर बैजू बावरा आ जाती है और स्टार बन जाती है। बैजू बावरा शादी के बाद आती है, वो स्टार बन जाती है। तो उन्होंने कहा कि मैं काम जारी रखूंगी और दायरा फ्लॉप हो जाती है। हाँ, दायरा फ्लॉप हो जाती है। कमाल साहब के लिए एक धक्का था ये। जी जी। तो बहरहाल ये किस्सा उनका था कि वो पाबंदी कह लीजिए इसको, या एक आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक बात तय हो गई थी। उन्होंने उसको जारी रखा अपनी फिल्मों को। एक बात ये भी थी कि भाई आप जो है वो 6 बजे के बाद कोई शूटिंग नहीं करेंगी। कोई भी शूटिंग है तो 6 बजे के बाद आप घर आ जाइए और अपनी गाड़ी में आइएगा। उनके एक सीनियर थे अली बाकर साहब, कमाल साहब के, जिन्होंने उनको सेक्रेटरी रखा हुआ था, लेकिन वो एक बड़े भाई की हैसियत भी थी उनकी कमाल साहब के लिए। उनके बच्चे भी उनको तायब्बा कहते थे। तो उनको ये कमाल साहब ने ये हिदायत दी थी कि आप इस बात का ख्याल रखें कि जब किसी फिल्म की शूटिंग पर ये जाए तो इनके मेकअप रूम में उस फिल्म से संबंधित जो भी व्यक्ति हो, सिर्फ उसी को आने जाने की इजाज़त होनी चाहिए। बाहर का कोई आदमी नहीं आना चाहिए और शाम को ये 6 बजे घर आ जाए। तो इस पर वो शायद मामला बिगड़ गया। एक शूटिंग थी पिंजरे के पंछी की फिल्म थी, तो उस पर कोई साहब उनके यहाँ मेकअप रूम में शेर व शायरी चल रही थी और आप नाम नहीं लेना चाहते, गुलजार साहब थे। गुलजार साहब। तो अली बाकर साहब ने कहा कि भाई आपका डायरेक्टर का बार बार कॉल आ रही है, आप सेट तैयार है, आप सेट पे चलिए, और वैसे भी ये इस फिल्म से इनका कोई संबंध नहीं है तो इनको जाने दीजिए। तो उनको बहुत बुरा लगा कि भाई ये मुझे हिदायत दे रहे हैं, ये सेक्रेटरी हैं कमाल साहब के, मैं हीरोइन हूँ। उनको भी गुस्सा आया। वो चूँकि एक बुजुर्ग की भी हैसियत थी उनकी, तो उनको भी गुस्सा आया और उन्होंने काफ़ी उनको डांटा डपटा इस सिलसिले में। अब कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने थप्पड़ मारा मीना कुमारी को, लेकिन इसकी कोई बाकायदा तस्दीक नहीं है कि थप्पड़ मारा ही। गूगल वगैरह पे अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है कि, और पिछले दिनों में सोशल मीडिया में बहुत चल रहा था कि जब ये 3 तलाक का मामला हुआ था तो उन दिनों में बहुत सर्कुलेट हुआ कि मीना कुमारी को भी 3 तलाक, मतलब ये सब इससे गुजरना पड़ा। उसके बाद हलाला अमानुल्लाह खान जीनत अमान के फादर का नाम था, वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं लगी। कमाल साहब की बेटी को एक बार इंटरव्यू करते हुए मैंने यही बात पूछी थी, तो उन्होंने पलट कर मुझसे पूछा कि आप वहाँ थे? तो मैंने कहा क्या आप वहाँ थी? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं भी नहीं थी। तो उनका कहने का मतलब ये था कि ये सुनी सुनाई कही हुई बातें बहुत हैं। हाँ, देखिए एक बात तो मैं ये बता दूँ कि वो वहाँ से जब बाकर साहब ने उनको डांटा और वो पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई, ये कह के कि अब मैं घर नहीं जाऊँगी, कमाल साहब के घर नहीं जाऊँगी, और वो सीधी महमूद जो एक कॉमेडियन थे, कॉमेडी स्टार थे, उनके बहनोई थे, सगे बहनोई थे, मधु जो उनकी छोटी बहन थी, वो उनके घर चली गई वहाँ। तो कमाल साहब ने कहा उनसे कि भाई मेरी और आपकी तो कोई लड़ाई नहीं हुई है। उनकी जिद ये थी कि कमाल साहब खुद आए, माफ़ी मांगे मुझसे और मुझे लेकर जाएं घर। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी तो आपसे कोई लड़ाई नहीं है, बाकर से बात हुई है, मैं बाकर को समझा दूंगा और आप घर आ जाइए। उन्होंने मना किया कि नहीं, मैं नहीं आऊँगी, आप मेरा सामान जो मेरी ज्वेलरी वगैरह है वो भिजवा दीजिए। तो उसके बाद से वो फिर नहीं गई। मालूम है कि उन्होंने अबॉर्शन कराया था और कमाल साहब ने ये बताया था खुद कि वो चाहते थे कि उनको औलाद हो, और इस बारे में उन्होंने आपस में ये बात भी की थी कि अगर हमारे यहाँ बेटा हुआ तो मेरे 2 बच्चों के नाम है शानदार कमाल, ताजदार कमाल, और मैं इसका नाम रखूँगा जहांदार कमाल। ये बात उन्होंने, लेकिन उन्होंने बताया कि उनका जुमला ये था मीना कुमारी का कि मैं हीरोइन हूँ, मैं कोई बच्चे पैदा करने वाली मशीन नहीं बनना चाहती। तो उस वक्त वो उनका बहुत ज़्यादा उसका कामयाबी का दौर था वो। तो ये
बात भी समझ में आती है, ये हो सकता है वो ना बनना चाहती हूँ, अपने जो स्टारडम था उसकी वजह से। ये भी मुमकिन है कि वो चाहती हो कि वो माँ बने लेकिन वो ना बन पाई हो दोबारा, ये भी हो सकता है। जैसा आपने शुरू में कहा था कि बहुत जो चीज़ें हैं वो लोगों और जो उनके करीबी जो हैं उनके ज़रिए से लिखी गई हैं। विनोद मेहता की किताब हो, इसके अलावा मुंबई से भी एक किताब है, और एक टेलीविज़न अनाउंसर थे, उनकी भी एक किताब है, वो आखिरी 2.5 दिनों की जब वो नर्सिंग होम में थी। बहरहाल वही बात घूम फिर कर आएगी कि इन दो के बीच में जो हुआ बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन उनकी फिल्मों को लेकर कुछ और कमेंट करना चाहेंगे विभास जी आप, खासतौर पर जो बच्चों को लेकर जो बात हो रही थी? आप कह सकती हैं कि बच्चों के साथ उनके कई फिल्में हैं, गाने हैं, जिसमें एक ममता मई माँ के रोल में और बच्चों के साथ खेलते, बच्चों के साथ शरारत करते, इस तरह के कई किरदार उनके याद आते हैं। सवेरा एक फिल्म थी अशोक कुमार के साथ, उसमें बच्चों को लेकर गाना था, और भी कई फिल्में हैं, ज्योति कलश छलके, भाभी की चुड़िया, इस तरह की कई। कहना चाहता हूँ कि दो लोगों, खास तौर पर दो कलाकार और इस तरह के जो लोग होते हैं, उनके बीच में क्या होता है ये बड़ा मुश्किल होता है कहना। और कई लोग अलग अलग तरह की बातें कहते हैं, कई तरह के पक्ष विपक्ष हो जाते हैं और कई तरह की कहानियाँ बनती हैं। कुछ लोग कहते हैं उनको मारते पीटते थे, लेकिन कभी ऐसा किसी ने देखा नहीं। लेकिन वो कहानियाँ शायद इसलिए बनती हैं क्योंकि वो किरदार लोगों को पसंद आते हैं, लोग उनके बारे में कुछ सोचना चाहते हैं। तो वो ये कहानियाँ बनना, चाहे अच्छी बने चाहे बुरी बने, वो उनकी कामयाबी का सबूत है। जो कामयाब होते हैं उनकी ही कहानियाँ बनती हैं, चाहे वो अच्छी बने चाहे बुरी बने। और हम कोई फैसला नहीं कर सकते हैं कि इन कहानियों में सच क्या है, क्योंकि हम एक फैसला ले लेंगे फिर कोई और कहानी बन जाएगी, जब तक उनकी कामयाबी के किस्से चलेंगे। उनके किरदारों में सबसे ज़्यादा जो चीज़ आती है कि जो खोने की तड़प, खास तौर पर या न मिल पाने की तड़प, उनका जो सबसे मशहूर जो किरदार है, जो रोल है साहब बीबी गुलाम की छोटी बहू का, वो छोटी बहू जीवन में प्यार चाहती है, पत्नी का सम्मान चाहती है, जो उसको नहीं मिला। मुझे लगता है कि मीना कुमारी की 2-3 फिल्में जो उनकी सबसे ज़्यादा कामयाब फिल्में हैं, उनके जो कैरेक्टर हैं, उनकी जो कहानियाँ हैं, लोगों ने मीना कुमारी की ज़िंदगी को उनके रंग में रंग कर देखना शुरू कर दिया है। ये उनकी कामयाबी की एक और मिसाल है। जो पाकीज़ा या साहब बीबी गुलाम, दोनों में एक ऐसी औरत जिसको ठुकरा दिया गया है, जिसको पति से हमेशा प्रताड़ना मिली है, जिसको प्रेम का प्रतिदान नहीं मिला है, और लोग मानते हैं कि मीना कुमारी की ज़िंदगी में भी ऐसा ही रहा होगा, नहीं तो इतनी अच्छी तरह से कैसे निभा पाएंगी वो। यानी वो लोग मानते हैं कि जबकि आपकी वास्तविक ज़िंदगी में सिर्फ एक्टिंग से इतनी सच्चे भाव कैसे आ सकते हैं। ज़रूर उनकी निजी ज़िंदगी से भी कुछ रिश्ता रहा होगा, तो मैं नहीं जानता हूँ वो रिश्ता था या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि वो एक्टिंग, खास तौर पर छोटी बहू का जो किरदार है, वो एक ऐसा किरदार है जिसको लेकर के काफ़ी कुछ कहा जा सकता है। वो अपने आप में पूरे सामंती समाज में जो कुछ भी दब रहा था, वो किरदार इस चीज़ को बताता है कि क्यों सामंती समाज को ख़त्म हो जाना चाहिए था, टूट जाना चाहिए था, और जो वो टूटता है, लेकिन शायद उस तरह से नहीं टूटता है जिस तरह से उसको टूटना चाहिए। औरत का जो पक्ष है उस पूरे बदलाव में, ये जो पूरा संक्रमण हो रहा है युगों का, एक औरत पर कैसे गुजर रही है, और बहुत अच्छी तरह से गुरुदत्त उसमें वहीदा रहमान को भी एक दूसरी औरत के रूप में खड़े करते हैं। एक पुरानी ज़माने की औरत जिसकी किस्मत बनता मर जाना ही है, वो ऐसी जगह पैदा हुई कि मृत्यु के अलावा उसकी और कोई मुक्ति नहीं, और उसको वहीं मुक्ति मिलती है। और एक ऐसे किरदार जो नए ज़माने की प्रतिनिधि है, दोनों को सामने खड़ा करते हैं। लेकिन लोगों को वो जो छूट गया है, क्योंकि जो टूटा है सामंतवाद में, जो ख़त्म हो गया है, उसमें शायद बहुत कुछ ऐसा भी खत्म हो गया जिसको नहीं खत्म होना चाहिए था। मीना कुमारी का रोल वही जो छूट गया है उसको याद दिलाता है हमको, इसीलिए वही याद रह जाता है। नहीं, इसको अगर हम ध्यान से देखें कि ये जो लाइफ इवेंट्स जो हुए, मतलब एक तो
ये था कि अलग होना अपने पति से, शौहर से, और उस ज़माने में, उस वक्त में, और चूँकि कितने जद्दोजहद से उन्होंने रिश्ता बनाया, वो 15 साल छोटी थी और कईयों को पता नहीं लगा, तो मतलब उसमें काफ़ी एक शब्द इस्तेमाल कर, इमोशनल इन्वेस्टमेंट था उस रिलेशनशिप को लेकर, और उनसे अलग होना। और उसके बाद देखें कि जो ऑटोनॉमी है, फ्रीडम है, उस पर रिस्ट्रिक्शन था, उस जैसे बताया कि आपको ये नहीं करना, कोई रूल्स रेगुलेशंस थे कुछ, क्योंकि वो एक आपकी एक ऑटोनॉमी पे अफेक्ट करता है। और उसके अलावा फिल्में थी, मतलब कुछ चल रही थी, कुछ नहीं चल रही थी, एक अकेलापन था, और तो वो एक दौर था। क्योंकि इससे पहले आप देखें कि एक मतलब एक राइज जो था और उसके बाद एक फॉल, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है जो क्रिएटिव इंसान है, जो एक राइज के बाद जब उसका लोनलीनेस जो होती है वो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि एविडेंट है उनकी गज़लों में भी। आपने देखा होगा बहुत सारी जो गज़ल हैं वो उसी से रिलेटेड है, जो एक खालीपन, लोनलीनेस, उसको लेकर उन्होंने उसको बयान किया। नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में थी, एक स्ट्रेस में थी, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। आप देखें उस वक्त जो है, और हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि उनकी मदर भी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, मेरे ख्याल में शायद 18 वर्ष की उम्र थी। तो एक सपोर्ट सिस्टम नहीं था, क्योंकि और कई लोगों ने कोशिश की उनको एक्सप्लॉइट भी करने की उस दौर में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो उस किताब में है कि उनको नींद की शायद प्रॉब्लम थी, वो बहुत थक जाती थी और एग्जॉस्ट हो जाती थी, ये लिखा गया है विनोद मेहता की किताब में। तो डॉक्टर सईद का नाम है, उन्होंने एडवाइस किया कि आप ब्रांडी लेने लेना, आप सोच से आपको नींद आ जाएगी, हालांकि कोई दवाइयाँ दी। बाद में वही चीज़ जो है वो एक डिपेंडेंस का रूप ले लिया, और जो रिस्क बिहेवियर जो था, क्योंकि उससे ठीक है उनको नींद आ जाती थी, लेकिन उसके बाद एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं टॉलरेंस का मतलब है कि जो भी अल्कोहल लेते हैं कि उनको एक उससे आपको 60 ml से फ़ायदा तो और बढ़ा देते हैं, उसके अमाउंट तो और बढ़ाते चले जाते हैं। और उस किताब में भी लिखा है कि जहाँ पे वो शायद उनका जो बाथरूम था वहाँ पे डेटॉल की शीशों के बदले उसमें शायद ब्रांडी हुआ करती थी, आई थिंक ये भी जिक्र है। तो मतलब शी वॉज हैबिचुएटेड हो गई थी वो, कि बहुत सारी चीज़ें जो है, जैसे इवन डॉक्टर से आप कंप्लेन करते हैं मुझे दर्द है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर भी अपने आप को ना बात करके दवा देना बेहतर समझते हैं, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट पे लोग जाते नहीं है, तो दवा दे देते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि ज़रूरी है उस वक्त जो है वो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो है उसकी आदत पड़ जाती है, लत पड़ जाती है, फिर बाद में अल्टीमेटली वो साइकियाट्री पे आते हैं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। और ये देखिए कि इसको सारी चीज़ों को आप एक तरह से जोड़ कर देखें आप, कि एक स्टार जो है, बहुत बड़ी स्टार, और एक राइज, और जो है फॉल, फिर उसके बाद जो है उनका सपोर्ट सिस्टम वीक होना, रिस्ट्रिक्शन, हस्बैंड से अलग होना। तो इतने सारे लाइफ इवेंट्स किसी भी इंसान पे अगर होंगे तो उसका अफेक्ट उसके मन पे ज़रूर पड़ेगा, और जो कि एविडेंट है उनकी गज़लों। उस दौर में वुमेन अल्कोहल इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था, हालांकि आजकल हो रहा है, हम देख रहे हैं प्रतिशत बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे देश में इतना नहीं था अगर उस टाइम की हम बात करें तो। और ये भी ज़रूरी है बताना कि वुमेन में अल्कोहल का सेम अमाउंट में हार्म ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मैन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझने का मतलब। और इवन बच्चे जब होते हैं तो उसमें और भी हार्म है, जैसे हमारे देश में इतने केसेस नहीं, बट फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं जो बच्चे में होती है। तो कहने का मतलब है कि अल्कोहल का या कोई भी नशे का सेवन जो है एक औरत में ज़्यादा नेगेटिव है, उसके ज़्यादा भयंकर परिणाम है। ज़रूरी है कि जो ट्रेजेडी क्वीन क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें उनकी शायद जीवन में उन्होंने महसूस किया होगा, इसलिए कहीं पढ़ा था कि वो शायद आंसू के लिए वो ग्लिसरीन भी इस्तेमाल नहीं करती थी। आई थिंक शी यूज्ड टू गेट ऑन हर ओन, जो कि बहुत बड़ी बात है अपने आप में। पॉवर्टी स्ट्रिकन भी थी, बाद में कहते हैं शायद पैसे भी नहीं थे, तो मतलब ये भी एक स्ट्रेस था कि इतने सारा जो उन्होंने कमाया, इतना नाम था, वो शायद वो पैसे भी शायद उनके पास नहीं थे। तो इतनी सारी चीज़ें आई थिंक, बट एक पॉजिटिव मैसेज ये किया जाता है कि चलो ये सब चीज़ें हम बहुत नेगेटिव वे में, लेकिन
उसको उन्होंने उसको अपनी एक्टिंग में अपने आप में ऐसा ढाला कि शायद उन्होंने बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया, और आई थिंक वो सारी जो एनर्जी है वो उसी में चली गई। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करती है, आई डोंट नो, हम लोग सब लोग एक्टिंग की बात करते हैं, ट्रेजेडी क्वीन का भी नाम लिया, आई थिंक चूँकि मुझे याद है हम फिल्म देखी थी, मैं बहुत बचपन की बात है जब भाभी की चूड़ियाँ फिल्म आई थी, इट वॉज सो इमोशनल, आई नो किसी ने भी देखी हो। तो एक तो बहुत ही जो अट्रैक्ट करती है दैट इज़ हर वॉइस, आई थिंक जो आवाज़ है उनकी, मुझे लगता नहीं है कोई मैच कर सकता है। जो द वे यूज द डायलॉग डिलीवरी जो थी, इट वॉज सो स्पॉन्टेनियस एंड विद सच अ वॉइस, आई थिंक नो वन कैन एवर मैच दैट। मतलब आप उस, और हालांकि उसका रोल काफ़ी हद तक ट्रेजेडी में भी है, क्योंकि उससे वो मिलती थी उनकी जो आवाज़ की वेवलेंथ है, और आई थिंक उस किसी ने बहुत सही टैप किया उसको, और आवाज़ को लेकर आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको समझना। पाकीजा देख करके ये समझा जा सकता है, हम चाहे जितनी भी बात करें कमाल अमरोही और मीना कुमारी के झगड़े की, लेकिन ये समझ में आता है कि मीना कुमारी की एक्टिंग की जो योग्यता है उसको कमाल अमरोही कितना समझते थे। जिस तरह से इतना सब कुछ हो जाने के बाद जिस तरह की फिल्म वो बनाते हैं, मुझे लगता है कि वही रिश्ता शायद सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए हमारे लिए, एक डायरेक्टर और एक एक्टर के रूप में उन दोनों के बीच में जो रिश्ता था। मतलब मैं सोचता हूँ कि कितना कुछ दोनों ने जब्त किया होगा इस फिल्म को बनाने के लिए, जो कुछ उनके बीच हो, क्योंकि पाकीज़ा बहुत दिनों पहले उन्होंने ये सोच रखा था, और एक सामाजिक बुराई जो तवाइफों को एक ख़ास स्थान मिले समाज में, या जो बड़े घर की, जो कमाल अमरोही एक ऊंचे ख़ानदान के होते हुए भी उस फिल्म में वो ख़ानदानी रुआब ही विलन है, मतलब कुछ और नहीं है। ये कमाल अमरोही के लेखन की विशेषता है कि वो अपने ही जो पृष्ठभूमि है उसके खिलाफ एक फिल्म बनाते हैं, और उसको प्रगति। पाकीज़ा हमारे हिंदी भारतीय फिल्म इतिहास की एक जो कह सकते हैं कि उपलब्धि है, और उस उपलब्धि में मुझे लगता है कि कमाल अमरोही का हाथ उतना ही है जितना मीना कुमारी का हाथ है। और इस लिहाज से मीना कुमारी का ये बहुत अच्छी बात है कि गोमती के किनारे उनकी आखिरी फिल्म नहीं हुई। शायद हम पाकीज़ा उनकी आखिरी फिल्म हुई तब भी यह भी एक कारण है कि हम मीना कुमारी को उस रोल की तरह से याद कर रहे हैं। उनका आखिरी स्वान सॉन्ग जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो पाकीज़ा है। इसमें एक गुण जो मीना कुमारी का ज़रूर बताना चाहिए, मदद करने का जज्बा। बहुत बहुत मदद की उन्होंने अपने रिश्तेदारों की, अपने परिवार के लोगों की, और जितने भी नए स्टार जब स्ट्रगलर्स अगर कहें उस वक्त जो स्ट्रगल कर रहे थे वो लोग, उनमें अभी अब सावन कुमार टाक का भी नाम लिया, धर्मेंद्र के बारे में हम सब जानते हैं, गुलजार, फिर वो गुलजार साहब जी, और बातें चलती रहेंगी। और जब तक उनकी फिल्में देखी जाती रही हैं, उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, फिल्मों के बारे में आगे भी बातें होती रहेंगी। मुझे याद आता है कि गुलजार ने शायद जिक्र किया है कि वो मर्लिन मुनरो की शख्सियत से या उसकी जो ज़िंदगी रही है उससे अपने आप को बहुत करीब पाती थी। वही गरीबी में गुजरा हुआ बचपन, वही एक बड़े साहित्यकार से शादी और अलगाव, दोनों के बीच में आर्थर मिलर से मर्लिन मुनरो की शादी हुई थी। मुझे लगता है कि मर्लिन मुनरो से दो चीज़ों में वो कहीं आगे थी। एक तो चीज़ थी शायरी उनकी, और दूसरी चीज़ थी, मुझे लगता है अभिनय क्षमता भी उनमें मर्लिन मुनरो से कहीं बेहतर थी। लेकिन मर्लिन मुनरो के बजाय मैं अगर मीना कुमारी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे साहित्य के दो किरदार याद आते हैं, एक मदाम बावेरी और एक अन्ना कैरेनिना। इन दोनों की ज़िंदगी शायद ज़्यादा नज़दीक है, जो खोजती रहती हैं प्यार को एक सपने की तरह, वो प्यार से ज़्यादा प्यार के ख्याल के प्यार में रहती हैं, और वो उसके पीछे उससे अपने आप को कहीं मिलता नहीं है, एक मृग मरीचिका की तरह उसके पीछे भागती रहती है और वह उनको मिलता नहीं है। शायद मीना कुमारी की ज़िंदगी भी ऐसी ही रही, लेकिन इस प्यास को, इस तड़प को उन्होंने अपनी कला में, जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे थे, एक सब्लिमेशन के जरिए जिस तरह से उतारा है, और आज भी हम तमाम लोग उसके मुरीद हुए जाते हैं। यही उनकी खासियत है, यही मीना कुमारी है। जब हम पूरी लाइफ देखते हैं बचपन से लेके और आखिर में पाकीज़ा तक, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें सिखाती हैं कि जीवन में अगर कड़वाहट है
तो भी आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं संसार को, समाज को। और यही सबक शायद सभी को बल्कि प्रेरणा जो है लेनी चाहिए, और किसी ज़रिए से अपनी कमी को आप कैसे ढालते हैं। और वो चीज़ देखा ना, जैसे बिल्कुल सही कहा, जैसे उंगली भी अगर कट गई तो उस तरह सीन ऐसे होते थे कि आपको पता ही लगता था। शी यूज्ड टू डू इन सच अ वे, वो इतना ग्रेस लगता था उसमें। और यही शायद जिन्होंने अपनी एक्टिंग में भी किया है कि हर चीज़ को कैसे ढालना है अपने आप को उस सिचुएशन को लेकर, कि उस वक्त जो एक्टिंग है, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट है, चाहे मीना जी ने जो काम किया, आई थिंक उससे हमें बहुत कुछ सीख मिलती है और बहुत कुछ हम सीख सकते हैं उससे। साहिर की कुछ पंक्तियां याद आई जो मुझे लगता है, हम कुछ भी कहें कि किसने क्या किया, क्या हुआ, कैसा हो सकता था, लेकिन एक ज़िंदगी, एक ऐसी कमाल की ज़िंदगी जो हमारे सिनेमा के लिए और इस देश की कला की विरासत को इतना समृद्ध किया उन्होंने। शायद अगर मीना कुमारी, कमाल अमरोही को न मिलती तो शायद कुछ चीज़ें वैसी ना होती जैसी हुई, और शायद कमाल साहब भी वैसे ना होते जैसे वो हुए। बहरहाल हम जज तो कर ही नहीं सकते, करना भी नहीं चाहिए, ना हमें हक़ है। आज की शाम ये कह के मैं ख़त्म करता हूँ कि जो तार से निकली है वो धुन सब ने सुनी है, जो साज पे गुजरी है वो किस दिल को पता है, अश्कों में जो पाया है वो गीतों में दिया है, इस पर भी सुना है कि ज़माने को गिला है। धन्यवाद। मेरा माज़ी, मेरी तन्हाई का ये अंधा शिकार, ये कि सांसों की तरह मेरे साथ चलता रहा, जो मेरी नब्ज़ की मानंद मेरे साथ जिया, जिसको आते हुए जाते हुए बेशुमार लम्हे अपनी संलाह